हेलो व्यूअर्स। आप में से बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मेरा रोहतक में गायनी का एक अपना क्लिनिक है जिसका एड्रेस और टाइमिंग्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। अब गायनेकोलॉजिस्ट होने के नाते मेरे पास बहुत तरह के पेशेंट्स आते हैं, बट इनमें से जो सबसे ज़्यादा मुझे तकलीफ़ देते हैं वो हैं यंग अनमैरिड गर्ल्स जो कि प्रेगनेंसी के साथ आती हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वी आर फेलिंग दम एज अ सोसाइटी, क्योंकि अगर वो आज के दिन इस पोजीशन में है तो उसकी कुछ जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। ये बच्चियां अधिकतर मेरे पास या तो अकेले या अपनी किसी फीमेल फ्रेंड के साथ और कई बार अपने मेल पार्टनर के साथ आती हैं। और मुझे यकीन है कि ना लड़के के ना ही लड़की के पेरेंट्स को ये पता होता है कि उनके बच्चे इस स्थिति में हैं। तो ऐसे में मेरी एक दोहरी भूमिका बन जाती है। मैं खुद एक 20 साल की बिटिया की माँ हूँ और माँ होने के नाते मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि उस बच्ची के दिल पर क्या बीत रही होगी, या अगर उसकी खुद की मदर को इस स्थिति के बारे में पता हो तो वो इसमें कैसा महसूस करेगी। दूसरी तरफ डॉक्टर होने के नाते भी मैं जानती हूँ कि उनके इस गलत फैसले का उनके आगे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। समय आ गया है कि हम इन बातों के बारे में खुलकर बात करें। अब ज़रूरत क्या है इस समस्या के बारे में बात करने की, और ये समस्या उपज क्यों रही है। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो एज ऑफ कंसेंट यानी कि सेक्स के लिए हाँ कहने की उम्र 18 साल है। और आप सब जानते हैं कि मैरिज की एज अब तो गर्ल्स के लिए भी बढ़ाकर 18 से 21 की करने की तैयारी है। तो शादी की उम्र 21 साल है। इसका मतलब हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इस बात को मानता है कि 18 से 21 साल के पीरियड में बच्चे सेक्सुअल बिहेवियर में इंडल्ज करेंगे। आजकल के दौर में जब यंग अडल्ट्स हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, प्रोफेशनल डिग्रीज, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और इवन सुपर स्पेशलाइजेशन, तो ऐसे में शादी की जो डेट है वो 21-22 से सरक कर नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए 27-28 तक पहुंच चुकी है। अब ये मानना कि 18 साल की एज से लेकर 27 तक बच्चे सेक्सुअल बिहेवियर में इंडल्ज नहीं करेंगे, ये हमारी अपनी मूर्खता होगी अगर हम इस फैक्ट को नज़रअंदाज करते हैं। तो ये पॉपुलेशन यंग है, ये कपल्स भी कपल्स हैं, बट हमारा पारिवारिक ढांचा, हमारा धार्मिक या सामाजिक ढांचा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। और यही कारण है कि इस एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, जो यंग कपल्स हैं, वो प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर इंफॉर्मेशन से भी वंचित रह जाते हैं और किसी भी तरह का प्रॉपर हेल्थ केयर पाने में भी इन लोगों को दिक्कत महसूस होती है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इस एज ग्रुप के कपल्स की सेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट करें और उसको एड्रेस करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडल्टहुड एंड सेक्सुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये लेक्चर सिर्फ यंग एडल्ट्स के या उनके पेरेंट्स के लिए नहीं है। ये टॉक हर उस आदमी के लिए है जो कि सेक्सुअल बिहेवियर में इंडल्ज कर रहा है या भविष्य में इंडल्ज होने की सोच रहा है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी। आखिर क्या ऐसी बात है जिसके लिए लोग सेक्सुअल बिहेवियर में इंडल्ज करते हैं। मुझे कहने की जरूरत नहीं, द सेक्सुअल फोर्स इज द मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट प्राइमल फोर्स इन दिस एंटायर यूनिवर्स। इससे ज़्यादा कशिश, इससे ज़्यादा पकड़ किसी भी और एनर्जी में और किसी भी फोर्स में नहीं है। तो आखिर सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज करने के पीछे का हमारा मोटिव क्या होता है। इस मोटिव को जब तक हम प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो हमारी कोई भी एक्टिविटी इंटेंशनल इन नेचर नहीं होगी, और जब तक हमारा इंटेंशन क्लियर नहीं होगा हम किसी भी तरह की प्रोटेक्शन, सेफ्टी या रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात ही नहीं कर सकते। तो सेक्स का सबसे पहला मोटिव है और जो कि हर बार रहता है वो है प्लेजर। प्लेजर के लिए लोग सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज करते हैं और वो एक्टिविटी का प्राइम मोटिव रहता है। बच्चे चाहे हो ना हो, प्लेजर हर बार मिले, ये दोनों पार्टनर्स की इच्छा रहती है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट मोटिव जो कि सेक्सुअल एक्टिविटी का है वो है इंटीमेसी। डेफिनेट सी बात है, मेंटल एनर्जी एक्सचेंज होने के बाद, इमोशंस एक्सचेंज होने के बाद, स्पिरिचुअल वैल्यूज और ये सारे सिस्टम एक्सचेंज होने के बाद
नेक्स्ट ऑब्वियस स्टेप फिजिकलिटी का बनता है। शुरू होता है पेटिंग, होल्डिंग हैंड्स, किसिंग के साथ और फाइनली कपल्स को पता ही नहीं चलता कि वो कब फुल ब्लोन सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए तैयार हो जाते हैं। और डेफिनेट सी बात है कि सेक्स के एक्ट के बाद कपल्स के बीच में इंटीमेसी बढ़ती है, क्योंकि सेक्स ईगो को कम करता है और बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर इमोशनल रिस्पॉन्स एक दूसरे को पार्टनर से मिलता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट मोटिव है सेक्स के पीछे, जो कि सामाजिक तौर पे और धार्मिक तौर पे भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इज टू हैव चिल्ड्रन। तो आप लोग समझ ही गए हैं कि सेक्स का मोटिव क्या है। अब आती है बारी जो आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सेक्सुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सेक्सुअली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर कैसा दिखेगा? सबसे इम्पॉर्टेंट हमने कहा था मोटिव में है प्लेजर। तो सेक्सुअली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर में दोनों पार्टीज अपने अपने और एक दूसरे के प्लेजर का ध्यान रखते हैं। इसके अलावा डेफिनेटली दोनों ही पार्टीज सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद इंटीमेसी को बढ़ता हुआ महसूस करते हैं और ये एक प्राइम मोटिव होना चाहिए लॉन्ग टर्म कमिटेड कपल्स के बीच में। थर्ड इंपॉर्टेंट मोटिव है कि जब भी सेक्सुअल एक्टिविटी हो तो वो इंटेंशनल इन नेचर होनी चाहिए, ताकि अगर उससे संतान की उत्पत्ति होती है तो वो प्लान्ड भी होनी चाहिए और वांटेड भी होनी चाहिए। कभी भी अनप्लान्ड और अनवांटेड प्रेगनेंसीज ना हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्सुअली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर में। उसके अलावा दोनों पार्टनर्स अपने अपने पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें और मेक श्योर करें कि अपने पार्टनर के साथ केवल प्रेम का और इंटीमेसी का आदान प्रदान करें, प्लेजर का आदान प्रदान करें, इन्फेक्शंस का, बीमारियों का नहीं। सेक्सुअली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर में ये भी बहुत ज़रूरी है कि दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के साथ रिस्पेक्टफुल रहें और डिग्निफाइड वे से अप्रोच करें। रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है सेइंग नो। आप वो प्रैक्टिसेस ना करें जो आपके वैल्यू सिस्टम के साथ या आपको कंफर्टेबल नहीं फील होते, और दोनों पार्टनर्स इस बात को समझें कि बेडरूम में दोनों इक्वल्स हैं। तो इन ऑर्डर टू बी सेक्सुअली रिस्पॉन्सिबल ये सारे क्राइटेरिया हैं। ये तो कुछ ही क्राइटेरिया हैं, इसके अलावा अगर हम डिटेल में बात करें तो बहुत सारी बात है, पर अभी के टॉक के लिए यंग एडल्ट्स के लिए इतना काफ़ी है कि देयर शुड नॉट बी एनी अनवांटेड अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज, बोथ पार्टनर्स आर इक्वल इन द बेडरूम, exchange only pleasure and intimacy and love, not infections। तो ये है हमारा सेक्सुअली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। अब हम बात करेंगे एक एक करके उन सारे पॉइंट्स की जिसकी वजह से यंग कपल्स इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के साथ या अनवांटेड प्रेगनेंसीज के साथ या इन्फेक्शंस के साथ हमारी ओपीडी में आते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि कुछ कपल्स हमारे पास आ जाते हैं। दुख इस बात का है कि वो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग हैं। बहुत सारे यंग कपल्स कई बार डॉक्टर्स तक या अच्छे हेल्थ केयर सिस्टम तक पहुंच ही नहीं पाते। तो आज के वीडियो का लक्ष्य ये है कि वो उस तरह के बिहेवियर से बचें और जो भी बिहेवियर में इंडल्ज करें उसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, ताकि वो किसी भी तरह की तकलीफ में ना आए और उनका सेक्सुअल एक्सपीरियंस प्लेजरेबल और सेफ हो।